स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर हम चलते हैं। बांग्लादेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ देश में जल्द चुनाव कराने की मांग उठ रही है, कानून व्यवस्था की हालत भी काफी खराब हो चुकी है। देश में कट्टरपंथी ताकतें लगातार मजबूत होती जा रही हैं। इस सब के बीच भारत को लेकर अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के विचारों में कुछ परिवर्तन भी देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभालने के बाद से ही मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ संबंधों को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब उनके रुख बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है और ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमारे बीच इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि हम इससे विचलित नहीं हो सकते हैं। भारत के साथ संबंधों पर यूनुस की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मुख्य विपक्षी दल बीएनपी शीघ्र संसदीय चुनाव कराने की मांग कर रही है। जानकार मानते हैं कि यूनुस को जमीनी हकीकत समझने पर मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यूनुस को देश की ध्वस्त होती कानून व्यवस्था में बड़ा कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। उनका दावा है कि स्थिति पहले की तरह ही है, हालांकि वास्तविकता इसके बिल्कुल परे है। जबकि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सेना प्रमुख भी चिंता जता चुके हैं। वे कह चुके हैं कि देश संकट में है। उन्होंने इसके लिए राजनीतिक उथल पुथल को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने समाज में लगातार गहराती खाई और हिंसा से बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ने की चेतावनी भी दे डाली थी। यूनुस भी इससे किसी हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए वे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को जिम्मेदार मानते हैं। जबकि जानकार सेना प्रमुख के इशारे को यूनुस प्रशासन की ओर जोड़कर देख रहे हैं। यूनुस की अंतरिम सरकार में राजधानी में लूटपाट, हमले और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके बाद हसीना का विरोध करने वाले युवा पूछ रहे हैं कि ये सब किस लिए था। देश में फैली अराजकता का शिकार वे छात्र भी हो रहे हैं जो शेख हसीना के तख्ता पलट में शामिल थे। बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने में विफल रहने के कारण गृह मंत्रालय में सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी की इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। अकेले जनवरी 2025 में लूटपाट और डकैती के 242 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 6 सालों में सबसे अधिक है। यूनुस प्रशासन के दौर में कट्टरपंथी ताकतें तेजी से मजबूत हुई हैं। इसी कट्टरता का शिकार सिगरेट पीने वाली महिलाओं को भी होना पड़ा है। भीड़ उन पर टूट पड़ी। जब ये मामला जहांगीर आलम चौधरी के सामने उठाया गया तो उन्होंने भी मामले का एक पक्ष ही पेश कर इसे रफा दफा करने की कोशिश की। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम बांग्लादेश पे ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ अंतर आप देखते हैं? एक तो वहाँ पर जिस तरह से एक नया राजनीतिक दल वहाँ पर छात्रों ने बनाया है, उसके अलावा कानून व्यवस्था की हालत वहाँ पर काफ़ी ख़राब है, कट्टरपंथी ताकतें बढ़ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? चंद्रशेखर जी, जितने भी कई डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हो रही हैं, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो सेना प्रमुख हैं वकार, जनरल वकार, उनका जो स्टेटमेंट आया है वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरह से उन्होंने चेतावनी दे दी है कि स्थिति बहुत गंभीर है और उनकी मिशन है कि इसको ठीक ठाक करके फिर पद से हट जाना। कुछ वर्ड्स टू दैट इफेक्ट उन्होंने बात की है। तो अगर इसको गहराई से देखें तो उन्होंने, मुझे लगता है कि एक उसमें कू या मिलिट्री टेक ओवर की एक धमकी भी है। और ये बहुत बड़ी एक तरह से बात है कि पूरी तरह से इस वक्त जो है दबाव यूनुस सरकार पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और तभी यूनुस सरकार के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कुछ और आ रहे हैं। अब भारत के प्रति भी स्टेटमेंट आए हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रेशर जो आ रहा है वो मिलिट्री के ऊपर आ रहा है। अब हमें देखना है कि मिलिट्री में इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल वकार के साथ कोर कमांडर्स कितने हैं, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मिलिट्री एकजुट है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नोटिस ये और प्रेशर पॉइंट बना है मोहम्मद यूनुस के ऊपर। और मोहम्मद यूनुस की एक दूसरी बात है कि कट्टरपंथी जो है वो सिर्फ
एक तो जमात इस्लामी सबसे बड़ा एक तरह से ट्रेडिशनल इस्लामिस्ट सेंटर रहा है, लेकिन उसके अलावा जो इंटरनेशनल टेररिज्म की जो संस्थाएं हैं एक तरह से या तंजीम कहें, वो भी बांग्लादेश में घुस गई हैं। हिजबुत तहरीर वगैरह ये सारे हिफाजत बांग्लादेश की, लेकिन और भी जो इंटरनेशनल टेरर ग्रुप से जुड़ी हुई जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बांग्लादेश में आ चुकी हैं। तो रेडिकलाइजेशन इस वक्त बांग्लादेश का अगर आप बदलाव देखें तो और ज्यादा बढ़ चुका है। और उस रेडिकलाइजेशन का नतीजा ये हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो रहा है, विद्रोह होना शुरू हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से। तो एक तरह से पूरी तरह से केओटिक स्थिति इस वक्त हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जो पकड़ है सत्ता के ऊपर मोहम्मद यूनुस की, वो कमज़ोर होती जा रही है। फिर से मैं दोहराऊंगा कि सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन हमें देखना इस वक्त है वो है बांग्लादेश की मिलिट्री में क्या क्या एवोल्यूशन आगे आते हैं। हमने ये भी देखा है कि कुछ एडवर्टीजमेंट्स आने लगे हैं। एडवर्टीजमेंट तो नहीं, अगर आप ट्विटर या फेसबुक में देखें कुछ तस्वीरें आ रही हैं और शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं जनरल वकार के टारगेट प्रैक्टिसिंग करते हुए, एक तरह से बड़ा मैचो इमेज देते हुए। तो मुझे बड़ी दिलचस्प स्थिति लग रही है कि उधर किस तरफ वो जाएगा। और आई थिंक फाइनल बात यह है कि शेख हसीना अवामी लीग के अंदर भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि फिर से एक तरह से जज्बा थोड़ा जागा है कि प्रदर्शन जो स्टूडेंट विंग है वो बाहर आके अब करना शुरू किया है। और शेख हसीना ने खुद पिछले 2 हफ्ते के अंदर अपने वीडियोस खूब जारी किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो अवामी लीग को एड्रेस कर रहे हैं। अभी वहाँ पर एक ऑपरेशन सर्चलाइट जो एक तरह से कत्लेआम हुआ था जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया था बांग्लादेश में, उसकी एनिवर्सरी आ रही है। तो मुझे लगता है एक फ्लैश पॉइंट उसकी तरफ भी जा रहा है। ऑपरेशन सर्चलाइट की जो एनिवर्सरी आएगी, हो सकता है उस दिशा में भी जो कुछ कार्रवाई हो रही है उस दिशा में भी जा रही हो। और एक और चुनौती बनेगी ये मोहम्मद यूनुस के लिए। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन दोनों ही